टेस्ट सीरीज की श्रृंखला 28 तक हो चुका था। आज हम लोग करेंगे 29 नंबर। टॉप लेवल के क्वेश्चन सारे के सारे सिलेबस के अनुसार रखे गए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है, अंतर्गर्भाशयी देखभाल में निरंतर इलेक्ट्रॉनिक भ्रूण निगरानी सबसे आवश्यक है। सभी डिलीवरी के लिए, सक्रिय प्रसवाधीन महिलाओं के लिए, उच्च जोखिम वाली गर्भावस्थाओं के लिए, कम जोखिम वाली गर्भावस्थाओं के लिए। प्रश्न संख्या 1 इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं। देखिए, गर्भावस्था और प्रसव के दौरान कुछ स्थितियों में निरंतर इलेक्ट्रॉनिक भ्रूण निगरानी जरूरी होती है। वह कौन कौन सी स्थितियां हैं? देखिए, पहली है, अगर गर्भावस्था उच्च जोखिम वाली है, अगर प्रसव के दौरान जटिलताएं होने की संभावना है, अगर दर्द नियंत्रण के लिए एपिड्यूरल दिया गया है, अगर प्रसव शुरू करने या तेज करने के लिए दवा दी गई है। यह सब स्थितियां हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की कार्यान्वयन रणनीति निम्नलिखित सिद्धांतों को दर्शाती है। बताइए। स्वास्थ्य संवर्धन मॉडल, बायोमेडिकल मॉडल, सिस्टम सिद्धांत या पारिस्थितिक मॉडल। प्रश्न संख्या 2 में कमेंट में अपना उत्तर दीजिए। आइए देखते हैं। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना सामान्य रूप में देश के विभिन्न भागों में सस्ती विश्वसनीय स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता की विसंगतियों को दूर करना है, ठीक, और विशेष रूप से राज्यों में गुणवत्ता चिकित्सा शिक्षा को हासिल करने की सुविधाओं का विस्तार करना है। इस योजना को मार्च 2006 में मंजूरी दी गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा नवजात शिशुओं और छोटे बच्चों के लिए प्रभावी होम विजिट का प्रमुख तत्व नहीं है? प्रश्न संख्या 3 में बताइए आप लोग। प्रश्न संख्या 3 ए कह रहा है परिवार को अनुरूप शिक्षा एवं सहायता प्रदान करना। बी कह रहा है परिवार के साथ भरोसेमंद संबंध स्थापित करना। सी कह रहा है स्वास्थ्य देखभाल नियुक्तियों के लिए परिवहन प्रदान करना। डी कह रहा है बच्चे के स्वास्थ्य और विकास का व्यापक मूल्यांकन करना। प्रश्न संख्या 3 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 4 की तरफ चलते हैं। कह रहा है मस्तिष्क में रक्त के प्रवाह में रुकावट की विशेषता वाला स्ट्रोक का सबसे आम प्रकार कौन सा है? बताइए। प्रश्न संख्या 4 में बताइए आप लोग, इसमें सबसे आम प्रकार कौन सा है? मस्तिष्क में रक्त के प्रवाह में रुकावट की विशेषता वाला स्ट्रोक का सबसे आम प्रकार। प्रश्न संख्या 4 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 5 की तरफ चलते हैं। मिशन इंद्रधनुष की टीकाकरण रणनीति निम्न में से किसका एक अनुप्रयोग है? बताइए आप लोग। तर्कसंगत कार्रवाई का सिद्धांत, सामाजिक समर्थन सिद्धांत, संरक्षण प्रेरणा सिद्धांत, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम। प्रश्न संख्या 5 में क्या सही होगा? देखिए, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम। देखिए, मिशन इंद्रधनुष भारत सरकार का एक स्वास्थ्य मिशन है जिसका उद्देश्य देश में गर्भवती महिलाओं और बच्चों का टीकाकरण सुनिश्चित करना है, ठीक। इस अभियान की शुरुआत 25 दिसंबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने की थी। मिशन इंद्रधनुष के तहत भारत में 90% पूर्ण टीकाकरण कवरेज हासिल करने का लक्ष्य रखा गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रसवात्तर प्रीक्लैम्सिया के मामले में किस लक्षण के लिए तत्काल चिकित्सा ध्यान देने की आवश्यकता होगी? बताइए। दृष्टि संबंधी विकृतियां, हल्का सिर दर्द, पैरों में हल्की सूजन या थकान। प्रश्न संख्या 6
छः में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं। देखिए, इसके मामले में जो है धुंधली दृष्टि जैसे लक्षण दिखाई दे तो तत्काल चिकित्सा ध्यान देने की आवश्यकता होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन आमतौर पर किस तापमान रेंज पर किया जाता है? बताइए। प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है, नवजात नेत्र रोग की रोकथाम के लिए अनुशंसित एजेंट क्या है? बताइए। प्रश्न संख्या 8, एरिथ्रोमाइसिन ऑइंटमेंट। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए देखते हैं। देखिए, एरिथ्रोमाइसिन का उपयोग आँखों के जीवाणु संक्रमण के इलाज के लिए किया जाता है। इस दवा का उपयोग नवजात शिशुओं में आँखों के जीवाणु संक्रमण को रोकने के लिए भी किया जाता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, महिलाओं में आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया विशेष रूप से निम्न कारणों से आम है। बताइए। उच्च शारीरिक गतिविधि स्तर से, मासिक धर्म में खून की कमी से, रजोनिवृत्ति के बाद हार्मोनल परिवर्तन से, आयरन मुक्त खाद्य पदार्थ के सेवन से। बताइए। प्रश्न संख्या 9 में देखिए, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, महिलाओं में आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया आमतौर पर इन कारणों से आम बात है। ठीक, जैसे कि पहला क्या है, मासिक धर्म के दौरान होने वाला रक्तस्राव। अगला क्या है, रजोनिवृत्ति के बाद होने वाली आयरन की कमी। अगला और गर्भावस्था। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है, नवजात देखभाल के संदर्भ में अपगार स्कोर का मूल्यांकन इस प्रकार किया जाता है। बताइए। प्रश्न संख्या 10। देखिए, प्रश्न संख्या 10 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जन्म के 1 और 5 मिनट बाद। देखिए, नवजात शिशु का मूल्यांकन आमतौर पर अपगार स्कोर के साथ किया जाता है, जो नवजात शिशु की शारीरिक स्थिति निर्धारण करने के लिए जन्म के 1 और 5 मिनट बाद किया जाने वाला एक त्वरित परीक्षण है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। अपगार स्कोर अगर 0 से 10 के बीच होता है, ठीक, अपगार स्कोर कितने से कितने के बीच में होता है? 0 से 10 के बीच। स्कोर जितना ज़्यादा होगा, जन्म के बाद शिशु का स्वास्थ्य उतना ही बेहतर होगा। शिशुओं को आमतौर पर जन्म के 1 मिनट बाद और फिर 5 मिनट बाद अपगार स्कोर दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, उत्तम पोषित व्यक्ति की विशेषता क्या है? बताइए। शारीरिक हष्ट-पुष्टता, कम थकान, कर्मठता। प्रश्न संख्या 11 में हो जाएगा उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है, उत्तम पोषण कहते हैं। बताइए। उत्तम पोषण कहते हैं, कमेंट में अपना उत्तर दीजिए इसका। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13, स्वास्थ्य का संबंध रहता है। बताइए। संपूर्ण जीवन से, शरीर की निरोगता से, शरीर की पुष्टता से, अच्छी आदतों से। प्रश्न संख्या 13 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संपूर्ण जीवन से। अगला प्रश्न है, अच्छा स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है स्वयं के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, इन सब के लिए। प्रश्न संख्या 14 बताइए। देखिए, स्वयं के लिए भी, समाज के लिए भी और राष्ट्र के लिए भी। ठीक, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन प्रश्न संख्या 15 कह रहा है, पीलिया रोग में वर्जित खाद्य पदार्थ है उबला चावल, अधपका अंडा, क्रीम या गन्ने का रस। देखिए, पीलिया रोग में क्रीम वर्जित है, क्रीम, मक्खन, ये सब वर्जित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 की तरफ चलते हैं।
पीलिया रोग में रोगी को नहीं देना चाहिए? मक्खन, क्रीम, चाय या उपर्युक्त सभी? प्रश्न संख्या 16 में उपर्युक्त सभी हो जाएगा, अर्थात मक्खन, क्रीम, चाय ये सब पीलिया रोगी को नहीं देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है, पीलिया रोग में सर्वाधिक लाभकारी होता है आम, अमरूद, पपीता या गन्ने का रस? प्रश्न संख्या 17, इसमें हो जाएगा गन्ने का रस। ऑप्शन नंबर डी सही है। पीलिया रोग में सर्वाधिक लाभकारी क्या होता है? गन्ने का रस। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है, पीलिया रोग में रोगी की आंखें हो जाती होता है लाल, पीली, नीली या उपर्युक्त सभी? प्रश्न संख्या 18 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 की तरफ। 19 कह रहा, पीलिया रोग को चिकित्सीय भाषा में क्या कहते हैं? स्कर्वी, रिकेटस, जॉन्डिस या क्रीनोडर्मा? बताइए। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 20 की तरफ चलते हैं। पीलिया रोग निम्न में से किस कारण से हो जाता है? बताइए आप लोग। संसर्ग से, विषाक्त दवाइयों से, कमजोरी से, अधिक भोजन खाने से? इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विषाक्त दवाइयों से। देखिए, पीलिया रक्त में बिलीरुबिन नामक पदार्थ के जमाव के कारण होता है। पीलिया जो होता है रक्त में कैसा जमा होता है? बिलीरुबिन नामक एक पदार्थ होता है, उसका जमाव होता है, ठीक, उसी के कारण पीलिया होता है। बिलीरुबिन लाल रक्त कोशिकाओं के टूटने से निकलने वाला अपशिष्ट उत्पाद होता है, ठीक, याद रखिएगा।